स्वागत है आप सभी का पवन सर स्टडी पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 नियोजित विकास की राजनीति, जो कि पार्ट 3 रहने वाला है। इसके सेकंड पार्ट में हमने समझा था कि वामपंथी और दक्षिणपंथी क्या होते हैं, किसी के प्रमुख मॉडल कौन कौन से अपनाए गए थे, जो कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो की लिंक लगी हुई है, तो आप लोग जाकर उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, जिससे कि चैप्टर के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ सके। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि भूमि सुधार कैसे हुआ था उस समय। पहला टॉपिक रहेगा भूमि सुधार। भूमि सुधार कैसे हुआ था उस समय, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। दूसरा है खाद्य संगठन। खाद्य संगठन क्या था, तो उस समय कैसे हुआ था जो खाद्य एकत्रित किया था। तीसरा है हरित क्रांति। तो हरित क्रांति कैसे हुई थी उस समय, वो ही हम समझेंगे। और चौथा है श्वेत क्रांति, मतलब दूध उत्पादन की क्रांति। तो इस वीडियो में हम निम्नलिखित टॉपिक को पढ़ेंगे: भूमि सुधार कैसे हुआ, खाद्य संकट, तीसरा हरित क्रांति कैसे हुई, और श्वेत क्रांति जो कि दूध उत्पादन कैसे हुआ, और बाद में जो कि बदलाव कैसे हुए। तो बाद के जो बदलाव कैसे हुए उन सब के लिए, तो वो भी इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो इस वीडियो के जो निम्नलिखित टॉपिक रहेंगे: भूमि सुधार, खाद्य संगठन, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, बाद के बदलाव के बारे में हम समझने वाले हैं। भूमि सुधार से तात्पर्य होता है कि उस समय कैसे भूमि का सुधार किया गया था। तो अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं भूमि सुधार। तो भूमि सुधार क्या होता है, मतलब कोई भूमि है उसका सुधार करना ताकि उस पर खेती बाड़ी की जा सके। तो भूमि सुधार से तात्पर्य यही होता है कि कोई बंजर हुई भूमि, तो उसका सुधार करना, उस पर नए नए तरीके से खेती करना, जैसे कि उस पर अच्छे से फसल उगाया जा सके। ठीक है। पहला, जैसे कि जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया था। तो इसका जो पहला कारण था, जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया था उस समय। तो जो जमींदार प्रथा चलती थी तो उसको समाप्त किया गया था, जिससे कि भूमि सुधार हो सके अच्छे से। क्योंकि पहले जमींदार हुआ करते थे तो लोगों की ज़मीन को छीन लिया करते थे और उन्हें पर कब्जा कर लिया करते थे, और उनके प्रति जो कि व्यक्ति खेती करते थे, तो जो जमींदारों की ज़मीन पर जो कि वहाँ के लोग यहाँ खेती किया करते थे। दूसरा है चकबंदी की नीतियाँ। चकबंदी की नीतियाँ का तात्पर्य क्या होता है, अपनाई गई थी। तो चकबंदी की नीतियाँ अपनाई गई थी। चकबंदी क्या होता है कि उसमें खेतों को नापा जाता है, चकबंदी की जाती है। तो उस समय उसकी भी नीतियाँ अपनाई गई थी, तरह तरह की, मतलब वहाँ पर खेतों का बंटवारा किया गया था। तो इसलिए चकबंदी की नीतियाँ भी उस समय काफ़ी अपनाई गई थी भूमि सुधार के लिए, कि भूमि का सुधार कैसे किया जाए। तो जमींदारी की प्रथा को समाप्त किया गया और फिर चकबंदी की नीतियाँ अपनाई गई। जब जमींदारी प्रथा को समाप्त करना, मतलब जमींदारी की जो भूमि हुआ करती थी उस पर किसान जो कि खेती करती थी, तो उसको समाप्त कर दिया गया, उस प्रथा को समाप्त कर दिया गया। दूसरा, चकबंदी की नीतियाँ अपनाई गई। अब चकबंदी मतलब खेतों को बांटना, जिसकी ज़मीन उसी के नाम करना, तो चकबंदी की नीतियाँ भी अपनाई गई। तीसरा, ज़मीन रखने की निश्चित सीमा तय की गई। अब ज़मीन रखने की निश्चित सीमा तय की गई, मतलब ऐसा जिसकी ज़मीन है या तो उसको निश्चित समय पर मतलब निश्चित समय पर उसको बोने के लिए दिया जाए, बटाईदार पर दिया जाए कि आप ये भूमि इतने समय तक ले सकते हैं, इस पर खेती कीजिए और बाकी आधा धन हमें दीजिए, जितना भी आय हो तो उससे आधा हमें दीजिए, आधा आप रख लीजिए। तो ज़मीन की निश्चित सीमा तय की गई थी कि इस समय तक आप खेती का उपयोग कर सकती हैं। अब है खाद्य संकट। खाद्य संकट क्या होता है, जो खाद्य बनाना, खेतों में डालना, खाद्य संकट खाने के लिए। तो खाद्य संकट काफ़ी कमी थी उस समय। तो खाद्य संकट क्या था, उस समय अकाल पड़ा, जिससे कि भूमि बंजर हो गई। अकाल का काफ़ी संकट देखने को मिला था। 1960 के दशक में भारत ने 2 युद्ध का सामना किया था। भारत को विदेशी मुद्रा के संकट को भी झेलना पड़ा। भारत ने जब दूसरा युद्ध किया था, 2 युद्ध किए थे, जिससे के कारण मतलब भूमि संकट को, अकाल का सामना करना पड़ा, भुखमरी आ गई। बिहार के 9 जिलों में अनाज की पैदावार सामान्य निश्चित की तुलना में आधी से कम थी। इनमें से 5 जिले अपनी सामान्य पैदावार की तुलना में महज 1/3 की ही अनाज उपज रहे थे। तो उस समय काफ़ी अकाल पड़ गया था, भुखमरी आ गई थी, उतना ज़्यादा उपज नहीं हो पाई थी। तो उस काफ़ी संकट का दौर देखना पड़ा था भारत को उस समय। इसके 5 जिले अपनी सामान्य पैदावार की तुलना में महज 1/3 अपना रहे थे। काफ़ी भुखमरी का सामना करना पड़ा था लोगों को।
उस समय प्रति व्यक्ति का आय 2200 कैलोरी से घटकर 1200 कैलोरी हो गया था, जबकि एक सामान्य आदमी के लिए रोजाना 2450 कैलोरी के आहार की ज़रूरत पड़ती थी। तो उस समय प्रति व्यक्ति आहार कितना होता था व्यक्तियों का? 2200 कैलोरी से घटकर 1200 कैलोरी हो गया था, जबकि रोजाना को 2450 कैलोरी के आहार की ज़रूरत पड़ती थी। अब मान लो किसी व्यक्ति को 2450 कैलोरी की आवश्यकता है, तब उसका जीवन अच्छा हो, अच्छे से रह पाए वो, लेकिन उसका 1200 से घटकर 2200 से घटकर 1200 हो गया। तो कैसे उसको आहार मिल पाएगा, कैसे वह अच्छे से रह पाएगा? ठीक है, तो मतलब खाने का पूरा रौक नहीं मिल पाता था उसको। ठीक है, अब 1967 में बिहार में मृत्यु दर पिछले साल की तुलना में 34% बढ़ गई। अब 1967 में बिहार में मृत्यु दर पिछले साल की तुलना में 34% बढ़ गई। बिहार में उसमें गेहूँ चावल दोगुनी अथवा उससे भी ज़्यादा दामों में बिक रहे थे। तो बिहार में गेहूँ चावल 2 गुनों से ज़्यादा दामों में बिक रही थी। सरकार ने उस वक्त जोनिंग यानी कि इलाके बंदी की नीति अपना रखी थी। इस कारण दूसरे राज्य में व्यापार नहीं हो पा रहा था। तो उसने क्या था, इलाके बंद की नीति अपना रखी थी उस समय, जैसे कि दूसरे राज्य में व्यापार नहीं हो पा रहा था। अब हरित क्रांति, तो हरित क्रांति से तात्पर्य है हरियाली से, खेती से। तो हरित क्रांति उस समय लाई गई थी, भूखमरी हो गई थी, अकाल पड़ा था। तो उस समय सरकार ने जो कि हरित क्रांति लाई थी, तो हरित क्रांति जैसे कि खेती करना, तरह तरह की फसलें बोना, हरियाली लाना। तो सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक रणनीति अपनाई। इसके तहत उन इलाकों पर ज़्यादा जन संसाधन लगाने का फैसला लिया गया जहां पर सिंचाई सुविधा मौजूद थी और जहां के किसान समृद्ध थे। अब सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए वहाँ पर अधिकतर कृषि संसाधन लगाने की पहल की, जहाँ पर किसी संसाधन की आवश्यकता हो, मतलब जहाँ पर जल संसाधन हो तो वहाँ पर अधिक से अधिक खेती की जाए। तो सरकार ने उन क्षेत्रों पर ज़्यादा ध्यान दिया। अब उन किसानों को सरकार ने उच्च गुणवत्ता वाले बीज और कीटनाशक और बेहतर सिंचाई सुविधा बड़े दामों पर उपलब्ध कराई। यह भी गारंटी दी कि उनकी उपज को निश्चित मूल्य पर खरीदा जाएगा और इसी को हरित क्रांति कहा जाता है। तो मतलब सरकार ने कुछ ऐसे क्षेत्र देखे जहाँ पर किसानी करने के लिए किसान जो कि समृद्ध हो, सक्षम हो, तो वहाँ पर अधिक गुणवत्ता वाले बीज दिए और उनको तरह तरह की फसलों के बीज दिए, आप लोग यहाँ पर उगाइए और उन फसलों का निश्चित दाम हम आपको देंगे। तो उसे हम हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव क्या पड़े? तो गेहूं और चावल के उत्पादन में तो वृद्धि अच्छे से हुई, किसानों की आय में भी वृद्धि हुई, किसानों की स्थिति में भी सुधार आया। अब हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव क्या देखने को मिलते हैं हमें, कि सभी क्षेत्रों को समान फायदा नहीं मिल पा रहा था। दूसरा, किसानों में असमानता बढ़ गई थी। और तीसरा, मध्य श्रेणी की भू स्वामित्व वाले किसानों का उभार था। अब हरित क्रांति की जो सकारात्मक की प्रभाव देखने को मिलते हैं, इसमें गेहूं और चावल की अधिक उत्पादकता हुई, किसानों की आय में भी वृद्धि हुई, किसानों की स्थिति में भी सुधार आया। मतलब अकाल पूरी तरह से खत्म होता जा रहा था। हरित क्रांति के आ जाने से अच्छी फसलों का उत्पादन हो रहा था, किसानों की में भी वृद्धि हो रही थी, सुधार की स्थिति पैदा हो रही थी। लेकिन फिर इसके नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। सभी क्षेत्रों को समान फायदा नहीं मिल पा रहा था, किसानों में असमानता बढ़ गई, मध्य श्रेणी के मध्य किसानों वालों का भी उधार हो गया था। तो मतलब जो हरित क्रांति लाई गई थी तो उसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव देखने को मिले थे। हरित क्रांति में जो कि सकारात्मक प्रभाव देखने को मिली, अच्छी उत्पादकता हुई, गेहूं चावल, किसानों की आय में वृद्धि, किसानों की स्थिति में भी वृद्धि हुई, लेकिन इसके नकारात्मक भी प्रभाव देखने को मिले हैं। अब श्वेत क्रांति क्या है? तो श्वेत क्रांति का मतलब होता है दूध, मिल्क उत्पादन से, दूध उत्पादन से। तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर वर्गीज कुरियन ने गुजरात सहकारी दूध एक विपणन परिसंघ के विकास तथा केंद्र भूमिका निभाई और अमूल की शुरुआत की। गुजरात का एक शहर आनंद सरकारी दूध उत्पादन का आंदोलन अमूल शहरी कायम है। अब मिल्क मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर वर्गीज कुरियन ने जो कि श्वेत क्रांति लाई और
गुजरात सहकारी दुग्ध एवं विपणन परिसंघ के विकास कथा में केंद्रीय भूमिका निभाई और अमूल की शुरुआत की। तो अमूल की शुरुआत किसने की? वर्गीज कुरियन ने और श्वेत क्रांति की। ठीक है, गुजरात का एक शहर है आणंद, सरकारी और दूध उत्पादन का आंदोलन अमूल इसी शहर में कायम हुआ था। दूध का जो कि आंदोलन भी इसी शहर में कायम हुआ था। इसमें गुजरात के 25 लाख दूध उत्पादन जुड़े हैं। तो इसमें गुजरात के जो 25 लाख दूध उत्पादन जुड़े हैं। ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए लिहाज से अमूल नाम यह सरकारी आंदोलन अपने आप में एक अनूठा और कारगर मॉडल है। तो जब आंदोलन हुआ दूध उत्पादन का, तो उसमें यह जो अमूल दूध लाया गया था। ठीक है, तो श्वेत क्रांति की शुरुआत वर्गीज कुरियन जी ने की थी। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन ब्लड क्या था? फ्लड। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम था। ऑपरेशन ब्लड के अंतर्गत सरकारी दूध उत्पादनों को उत्पादकता और विपणन की एक राष्ट्रव्यापी तंत्र में जोड़ा गया था। तो यह क्या था? ये उत्पादनों में उत्पन्न विपणन की एक राष्ट्रव्यापी तंत्र को से जोड़ा गया था। एक प्रकार का विकास कार्यक्रम था जो कि ऑपरेशन फ्लड। अब उद्देश्य क्या था इसका? ग्रामीण लोगों को रोजगार प्राप्त हो, आबादी में वृद्धि हो, गरीबी दूर हो। तो इसका प्रमुख जो उद्देश्य था, एक प्रकार का जो कार्यक्रम ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, गरीबों के लोगों को रोजगार प्राप्त हो, आबादी मतलब गरीबों के लिए चलाया गया था। अब बात के बदलाव क्या हुए थे इनके? अब इसको चलाने के बाद बदलाव क्या हुए? तो अर्थव्यवस्था के नियंत्रण और निर्देशक में राज्य की भूमिका और बढ़ गई। 1967 के बाद निजी क्षेत्र के उद्योगों पर और बाधाएं लगाई गईं। अब निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया। सरकार ने गरीबों की भलाई के लिए अपने कार्यक्रम की घोषणा भी की। तो मतलब कि अर्थव्यवस्था के नियंत्रण और उनके निर्देश में राज्य भूमिका और बढ़ गई। अर्थव्यवस्था के नियंत्रण और निर्देशक में राज्य की भूमिका अधिक बढ़ गई। 1967 के बाद निजी क्षेत्र के लोगों पर और बाधाएं लगाई गईं। 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। सरकार ने गरीबों की भलाई के लिए अनेक कार्यक्रम की घोषणा भी की गई। तो बात के जो बदलाव देखने को मिलते हैं, गरीबों के लिए कई सारी घोषणाएं भी देखने को मिलती हैं। 1950 से 80 के बीच अर्थव्यवस्था सालाना 3.5% की धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उद्यमों में भ्रष्टाचार और कुशलता का भी जोर पड़ा। तो बात की हुई बदलाव में, जैसे कि अर्थव्यवस्था के नियंत्रण और निर्देशक में राज्य की भूमिका और अधिक बढ़ गई। 1967 के बाद निजी क्षेत्र में लोगों पर बाधाएं लगाई गईं। 14 राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। सरकार ने गरीबों की भलाई के लिए अनेक कार्यक्रम की घोषणा की। 1950 से 80 के बीच अर्थव्यवस्था सालाना 3.5% से धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उद्यमों में भ्रष्टाचार और कुशलता का भी जोर पड़ा था।